हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे UPRVUNL पेपर की ऑफिशियल आंसर के बारे में, जो भी 5 जुलाई को हुआ था। और इस पार्ट से हम 60 क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और इसी पेपर के जो 60 MCQs है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी आपको 60 MCQs मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूँ कि इस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पूछे जा चुके हैं, और आगे जो एम्स की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पूछे जा सकते हैं। सो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे जो 61 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पूछा आपको, द लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज। लॉस ऑफ एपेटाइट को क्या कहा जाता है, यानी कि भूख न लगना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एनोरेक्सिया, नेक्स्ट ओलिगोफेजिया, नेक्स्ट पॉलीफेजिया, नेक्स्ट अफेजिया। आपको आंसर करना है यहाँ पे एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार आप याद करेंगे इस क्वेश्चन को। ब्यूबोज आर, जो ब्यूबोज है इस टर्म का मतलब क्या होता है या क्या है ब्यूबोज? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एनलार्ज्ड टेंडर लिम्फ नोड, नेक्स्ट एनलार्ज्ड टेंडर आर्टरीज, नेक्स्ट एनलार्ज्ड बोन्स, नेक्स्ट टेंडर मसल्स। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है एनलार्ज्ड टेंडर लिम्फ नोड। एनलार्ज्ड टेंडर लिम्फ नोड को क्या कहा जाता है? ब्यूबोज। या फिर ब्यूबोज का मतलब होता है जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर टेंडरनेस हो जाना और बढ़ जाना, यानी कि एनलार्जमेंट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एम्स में पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एम्स की, और आगे ये पूछा जा सकता है। इस साल भी पूछा जा सकता है, अगले साल भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन परफॉर्मिंग ट्रेक्योस्टोमी संक्शनिंग। आप क्या कर रहे हो? ट्रेक्योस्टोमी संक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हो। आगे देखिए क्या है, द नर्स शुड विदड्रॉ द कैथेटर आफ्टर अप्लाइंग इंटरमिटेंट सक्शन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। नर्स ने जो कैथेटर लगाया है इंटरमिटेंट सक्शन के लिए, उस कैथेटर को कब वापस हटा लेना चाहिए, कितने समय बाद उसको हटा लेना चाहिए? सीधा सिंपल सवाल आपको पूछा गया है, यानी कि सक्शनिंग टाइम आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 1 to 2 मिनट, नेक्स्ट 10 to 15 सेकंड, नेक्स्ट 3 to 4 मिनट, नेक्स्ट 5 to 10 सेकंड। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ, 5 to 10 सेकंड। जब भी सक्शनिंग की जाती है, सक्शनिंग हमेशा 5 से 10 सेकंड के मध्य ही की जाती है। 10 सेकंड से अबव कभी भी सक्शनिंग नहीं की जाती है। सक्शनिंग जब भी आप कर रहे होते हैं तो 10 सेकंड मैक्सिमम है, 15 सेकंड मैक्सिमम मानते हैं, लेकिन 10 सेकंड तक ही आपको परफॉर्म करनी है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, 11वीं सेकंड भी सक्शनिंग आपको नहीं करनी है। 10 सेकंड से पहले पहले ही बाहर निकाल लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिनिक सेल्स कार्सिनोमा इज रिलेटेड विथ। देखिए कौन सी सेल का कार्सिनोमा है, कौन सी सेल में कैंसर हो रहा है? एसिनिक सेल्स कार्सिनोमा इज रिलेटेड विथ। जो एसिनिक सेल्स कार्सिनोमा है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, नेक्स्ट ओवरी, नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट सेलाइवरी ग्लैंड। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है सेलाइवरी ग्लैंड। एसिनिक सेल कार्सिनोमा अगर है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो कर रहा है सेलाइवरी ग्लैंड के अंदर कैंसर हो गया है। जो एसिनिक सेल्स होती है वो सेलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब डिडेक्टिकस। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको याद भी करना है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये क्वेश्चन सुन रहे हैं। देखिए आपको बताना था कि जो डिडेक्टिकस है उसको अच्छे से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। ये आपको पूछा गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है डिडेक्टिकस को। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट टीचिंग, नेक्स्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, नेक्स्ट लर्निंग, नेक्स्ट सर्वाइविंग। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन जो आप टीचिंग करते हैं और जिससे आप सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? डिडेक्टिकस। दोस्तों आप प्रैक्टिकली भी सीख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, मतलब आप थ्योरेटिकल भी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिडेक्टिकस। तो याद रखना, फ्यूचर में कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच टेम्परेचर शुड द डीपीटी वैक्सीन बी स्टोर्ड। देखिए डीपीटी वैक्सीन से फिर से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर पूछा है कि जो डीपीटी वैक्सीन है उसको कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, कितने टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है -20 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है डीपीटी वैक्सीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोसेस इज मोस्ट अफेक्टेड इन इंडिविजुअल विथ टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस।
यहाँ पे कौन सी एक वो प्रोसेस है जो अफेक्ट होती है टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस कौन सा टाइप फर्स्ट हो रखा है तो कौन सी वो प्रोसेस है जो उस पर्सन के अंदर अफेक्ट होगी। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ग्लाइकोजिनेसिस, नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल, नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट लैक्टिक एसिड साइकिल। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट ग्लाइकोजिनेसिस। अगर डायबिटीज़ टाइप फर्स्ट मेलाइटस किसी पर्सन को हो रखा है तो उसमें जो प्रोसेस अफेक्ट होगी वो कौन सी होगी, ग्लाइकोजिनेसिस। बाकी क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिड साइकिल ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोस्कोपिक कैथेटर्स आर स्टरलाइज्ड बाय, ये एम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ आज के इस पेपर के अंदर, यानी कि इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे रिपीटेड ही क्वेश्चंस है। देखिए, जो एंडोस्कोपिक कैथेटर है उसको किससे स्टरलाइज किया जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट हॉट एवर ऑन, नेक्स्ट है 2% ग्लूटाल्डिहाइड, नेक्स्ट बॉइलिंग, नेक्स्ट ऑटोक्लेविंग। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था 2% ग्लूटाल्डिहाइड। 2% ग्लूटाल्डिहाइड से जो भी एंडोस्कोपिक कैथेटर्स होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है। दोस्तों 2% ग्लूटाल्डिहाइड को और किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे। नहीं आता है तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश करना आंसर बताने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज कंप्लीटेड ऑन द, जो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हुआ है फर्टिलाइज्ड ओवम का वो कब तक कंप्लीट मतलब कब तक कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होना है फर्टिलाइज्ड ओवम का वो कब तक हो जाता है, ये सीधा सीधा सवाल आपको पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 20 डे, नेक्स्ट है 11th डे, नेक्स्ट 2nd डे, नेक्स्ट 5th डे। यहाँ पे आपको जो आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड 11th डे। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है जब वो इम्प्लांट होता है इंटरस्टिशियल के अंदर तो उसको कितना टाइम लग जाता है, 11 दिन, यानी 11वें दिन इम्प्लांट होगा वो फर्टिलाइज्ड ओवम। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द VDRL यानी कि विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इज डन टू डायग्नोसिस ऑफ। VDRL टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कौन सी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट डिप्थीरिया, नेक्स्ट सिफिलिस, नेक्स्ट टाइफाइड फीवर, नेक्स्ट गोनोरिया। यहाँ पे सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर करना है सिफिलिस। जो VDRL टेस्ट है वो सिफिलिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग द +2 स्टेशन द पोजीशन ऑफ फिटल हेड इज। बिल्कुल क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा पूछा है। यहाँ पे जो स्टेशन आपने पढ़े होंगे माइनस में होते हैं और प्लस में होते हैं स्केल स्पाइन के ऊपर, यहाँ पे आपको पूछा है कि ड्यूरिंग द +2 स्टेशन, आपको स्टेशन दिया गया +2 स्टेशन है, यहाँ पे जो फिटल हेड की पोजीशन है वो किस जगह पर होगी, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, बिहाइंड द स्केल स्पाइन, नेक्स्ट अबाउ स्केल स्पाइन, नेक्स्ट जस्ट अबाउ द पेल्विक इनलेट, नेक्स्ट बिलो स्केल स्पाइन। दोस्तों आपने पेल्विस की स्ट्रक्चर्स देखी होगी, इस प्रकार से कुछ होती है, यहाँ पे वो होते हैं और यहाँ पे आपको एक वो भी पढ़ा होगा अपनी, यहाँ पे वो आ गई जैसे अपनी वर्टिब्रा, तो इस प्रकार से आपने स्केल स्पाइन यहाँ पे पढ़े होंगे +2 +3 +1 -1 -2 0, है ना। तो ये जो स्केल स्पाइन है इसके जस्ट जो भी बिलो नंबरिंग होती है वो प्लस में ही होती है। जब भी आपको पूछे कि +1 स्टेशन, +2 स्टेशन, +3 स्टेशन, +4 स्टेशन, तो आपको आंसर में क्या करना है, बिलो स्केल स्पाइन। जो स्केल स्पाइन है उससे जस्ट वो क्या होंगे, बिलो होंगे। ओके, वो जस्ट बिलो होंगे स्केल स्पाइन से। और अगर आपको पूछे कि -1 -2 -3 तो आपको बताना है स्केल स्पाइन से अबव। अगर आपको 0 पे पूछे तो आपको बताना है फिर एट द लेवल ऑफ स्केल स्पाइन। तो दोस्तों याद ये अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्राथमिक देखभाल को संदर्भित करता है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हिंदी के भी डाले गए हैं, हिंदी का मतलब यानी है तो नर्सिंग के, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में डाले गए हैं। यहाँ पे पूछा आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक देखभाल को संदर्भित करता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एक्यूट सेटिंग में दी गई देखभाल, नेक्स्ट स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले लोगों के लिए संपर्क का पहला बिंदु, नेक्स्ट अस्पताल में देखी गई देखभाल या दी गई देखभाल, नेक्स्ट आपातकालीन सेवाओं में दी गई देखभाल। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले लोगों के संपर्क का पहला बिंदु। दोस्तों यहाँ पे जो इंग्लिश है इसका मैं ट्रांसलेट बता देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश में बता देता हूँ। जिन पेशेंट्स को नीड होती है उनको दिया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन या फिर प्राथमिक देखभाल जो है
वो किसको संदर्भित करता है? जिनको ज़रूरत होती है, जिनको स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है, उनको उनका जब भी संपर्क होता है, हॉस्पिटल में हो, चाहे सब सेंटर पे हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, है ना, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऐसा खराब प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के सिस्टम को अपने उपयुक्त उद्देश्य से प्रभावित कर देता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखिए, एक कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, खराब प्रोग्राम है भाई साहब, वो अच्छा प्रोग्राम नहीं है, खराब प्रोग्राम है, जो उपयोगकर्ता के सिस्टम को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ट्रोजन हॉर्स, नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस, नेक्स्ट वायरस, नेक्स्ट मेलवेयर। कुछ लोग तो वायरस कर देंगे भाई, अभी भी कोरोना वायरस चल रहा है तो कंप्यूटर को भी तो वायरस ही खाता है, तो ये आपको ऐसा नहीं करना है ना, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको पूछे कौन सा वो खराब प्रोग्राम है, प्रोग्राम की बात हो रही है, तो आपको आंसर करना है यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स खराब प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के सिस्टम को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस इज नॉन एज। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स नोसेट 2020 के अंदर, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको पता है। यानी कि जो रिलेशन है वो आपको पूछा गया, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फिटस का लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस से जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट लाई, नेक्स्ट एटीट्यूड, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द फिटस, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था लाई। क्या कहते हैं इसे? लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इज। नियोनेटल डेथ का महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो क्या है? ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट हाइपोथर्मिया, नेक्स्ट डायरिया, नेक्स्ट जॉन्डिस, नेक्स्ट सेप्टिसीमिया। नियोनेटल डेथ की बात हो रही है, यहाँ पे नियोनेटल डेथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है फिर सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हाइपोथर्मिया को कहते हैं साइलेंट किलर। क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। बिना किसी आवाज़ के ही पेशेंट को मार देती है, बच्चे को मार देती है। ये हाइपोथर्मिया भी होता है जिसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज पूछा गया है वो है न्यूनेटल डेथ का सेप्टिसीमिया। ओके, वैसे तो ये भी होते हैं न्यूनेटल डेथ के, डायरिया भी डेथ कोज कर सकता है अगर सीवियर डायरिया होता रहा और नहीं रुका तो। जॉन्डिस अगर पीक लेवल पे पहुंच गया तो वो भी डेथ कर सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है, यानी इनके जो हाइपोथर्मिया है इनसे मतलब ठीक किया जा सकता है, लेकिन सेप्टिसीमिया अगर किसी पर्सन को हो गया तो थोड़ा ठीक करना पॉसिबल कम है। वैसे ट्रीटमेंट तो उनका भी करते ही हैं, किसी भी बीमारी आ जाए, चाहे कोई भी बीमारी हो जाए, ट्रीटमेंट तो उनका भी चलता ही है, लेकिन बचना नहीं बचना वो एक पॉसिबल है कि नहीं है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो सेप्टिसीमिया करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बोन इज ऑल्सो नॉन एज नी कैप। जी हाँ, नी कैप के नाम से कौन सी बोन को जाना जाता है? ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट टिबिया, नेक्स्ट टेलस, नेक्स्ट कुबॉइड, नेक्स्ट पटेला। बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है यहाँ पे, आंसर आपको करना था पटेला। जो पटेला है उसे कहते हैं नी कैप, जिसे आप जो अपना जो नी वाला पोर्शन होता है उसके जस्ट आगे की तरफ होता है वो क्या होती है? पटेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नियोनेट मीन्स, और ये क्वेश्चन एमपीसीएचओ में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। एमपीसीएचओ में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो नियोनेट है उसका ड्यूरेशन पूछा जाता है कि नियोनेट कब से कब तक के बच्चे को कहते हैं। ऑप्शन में देखिए, ए बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 1 year, नेक्स्ट है बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 days, नेक्स्ट है बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 3 month, नेक्स्ट है बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 7 days। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन सेकंड, ए बेबी ऑफ ग्रुप एज ग्रुप 0 to 28 days। जन्म से लेकर 28 दिन के बच्चे को कहा जाता है नियोनेट। और मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया, यहीं पे देख लो, अभी यहाँ पे नियोनेट डेथ का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या बताया मैंने अभी आपको? सेप्टिसीमिया। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि नियोनेट कब से कब तक के बच्चे को कहते हैं, इन्फेंट कब से कब तक के बच्चे को कहते हैं, अर्ली नियोनेट किसे कहते हैं, लेट नियोनेट किसे कहते हैं, ये सारे आपको आने चाहिए और ये मैं आपको बताऊंगा पीडियाट्रिक के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लेब्सिलोफ्लस बैसिलस। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम्स में ये पूछा जा चुका है 2-3 बार और आरआरबी में भी ये पूछा गया है, ईएसआईसी में भी पूछा जा चुका है, आगे फ्यूचर में भी ये पूछा जाएगा। क्लेब्सिलोफ्लस बैसिलस इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया।
कौन से बैक्टीरिया का दूसरा नाम है क्लेब्सलॉफ्लर बैसिलस। दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस, फर्स्ट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेक्स्ट कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, नेक्स्ट लैक्टोबैसिलस, नेक्स्ट क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया कोज करने वाला बैक्टीरिया है। ओके दोस्तों याद रखना, आपको कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया वर्ड ना देके आपको पूछा जा सकता है कि डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, और वहाँ पे आपको ये वर्ड दिया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लेब्सलॉफ्लर बैसिलस को कहा जाता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज टू टेक द रीडिंग। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि कौन सा वो मेथड है जिससे हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, वो मोस्ट रिलायबल होता है। यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर आप लोगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल सही होगा, मोस्ट रिलायबल होगा वो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ओरल, नेक्स्ट एल्बो, नेक्स्ट एक्सिलरी, नेक्स्ट रेक्टल। एल्बो से तो हम लेते नहीं है, ओरल से लेते हैं, एक्सिलरी लेते हैं, रेक्टल लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ रेक्टल। जो रेक्टल मेथड होता है बॉडी टेम्परेचर लेने का, वो सबसे बेस्ट रिलायबल मेथड होता है जिससे करेक्ट रीडिंग हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। देखो फिर से विटामिन का क्वेश्चन, यानी न्यूट्रिशन के तो यहाँ पे 15-20 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन यंग चिल्ड्रन में कॉज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है किसमें, यंग चिल्ड्रन के अंदर, तो उसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑस्टियोमलेशिया, नेक्स्ट है बेरी, नेक्स्ट है केरेटोमलेशिया, नेक्स्ट रिकेट्स। यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन न्यूबॉर्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके 5 स्टार लगा लेना, चाहे आप 4 स्टार लगा लेना, लेकिन आप इसको याद ज़रूर कर लेना। किसी भी न्यूबॉर्न के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करना है। ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ न्यूबॉर्न ही आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिले या क्वेश्चन में मिले, आपको यहाँ पे एडल्ट भी मिल सकता है, चिल्ड्रन भी मिल सकता है, फीमेल भी मिल सकता है, मेल भी मिल सकता है। यानी कि निम्नलिखित में से आपको कौन सी मेडिसिन आप दोगे उस पेशेंट को जिससे उस बच्चे के अंदर, उस महिला के अंदर, उस आदमी के अंदर, उस बच्चे के अंदर क्या कर सको, आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक कर सको। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है RL, नेक्स्ट है एड्रेनलिन, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट है NSA नॉर्मल सेलाइन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट देकर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड। देखिए हॉस्पिटल के दौरान में किसी पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट री इन्फेक्शन, नेक्स्ट नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, नेक्स्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन, नेक्स्ट लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना वो करना आपको ऑप्शन सेकंड नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, जिसको HAI के नाम से भी जाना जाता है। क्या है HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ध्यान रखना HAI को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसका पूरा नाम है, और इसी को नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूछ ले कि मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा है, मोस्ट कॉमन अगर आपको पूछे, मान लीजिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर मोस्ट कॉमनली जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है और कौन से बैक्टीरिया या फिर मान लीजिए आप पैरासाइट की वजह से होता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज राइस ईटर्स डिजीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, राइस ईटर्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से वो कौन सी डेफिशिएंसी की डिजीज कंडीशन है जिसे राइस ईटर्स के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है स्कर्वी, नेक्स्ट है रिकेट्स, नेक्स्ट बेरी, नेक्स्ट है पैलाग्रा। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, बेरी को राइस ईटर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है, यानी थायमिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। तो वहाँ यहाँ पे देखिए विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रुप ऑफ ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया इज। निम्नलिखित में से कौन से ग्रुप की ड्रग मोस्टली यूज ली जाती है स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए, स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए। फर्स्ट है एंटीसाइकोटिक, नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट्स, नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स, नेक्स्ट एंटीमेटिक।
आपको एंटीमेनिक, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन फर्स्ट, एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए मोस्टली ड्रग यूज ली जाती है। इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, EPS एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, या फिर आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल जो डिजीज कंडीशंस है वो डेवलप होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम आप बोल सकते हैं। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज ली जाती है एंटीसाइकोटिक, इसकी वजह से ये क्या होता है, साइड इफेक्ट। ओके, साइड इफेक्ट है EPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिजीज यूज्ड टू बी नोन एज द डिजीज ऑफ द 3D, डायरिया, डर्मेटोसिस एंड डिमेंशिया। ये मैं आपको 5 बार बता चुका हूँ, और ये विटामिन से देखो बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर 3D डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपको 3D का मतलब बताया गया है, डायरिया, डर्मेटोसिस एंड डिमेंशिया। लेकिन आपने जब कोचिंग वगैरह की है या फिर आपने कहीं बुक्स वगैरह रेफ़र की है तो उनमें 4D भी आपने पढ़ा होगा, 4D भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो लास्ट जो D होता है उसका मतलब होता है डेथ। क्या होता है, डेथ। तो डेथ के बाद में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, और उसके बाद ना ही आपको पता लगा सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है। तो यहाँ पे देखिए जो 3D है ये सिम्टम्स है, कौन सी डिजीज़ के हैं ये सिम्टम्स, डायरिया, डिमेंशिया एंड जो डर्मेटोसिस है ये। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखिए, फर्स्ट पेलाग्रा, नेक्स्ट स्कर्वी, नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, नेक्स्ट मरासमस। आपको आंसर करना था पेलाग्रा, जो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं नियासिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है पेलाग्रा। क्या है, पेलाग्रा, जिसमें 3D डायरिया, डर्मेटोसिस ये एंड डिमेंशिया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन इज A या N। जैसे अभी आपको पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो लासिक्स है वो क्या है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पूछा गया है कि नाइट्रोग्लिसरीन इज A या N। वहाँ पे पूछा गया था फ्रूसेमाइड इज A या N, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वेजुलाइट डायलेटर, नेक्स्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, नेक्स्ट डायूरेटिक। यहाँ पे आपको आंसर करना है वेजो डायलेटर। क्या करना है आपको आंसर में, वेजो डायलेटर। जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो क्या है, वेजो डायलेटर, वेजल्स को जो भी वेसल्स होती है उनको डायलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेसमेकर ऑफ नॉर्मल हार्ट इज। काफ़ी दिनों बाद ये क्वेश्चन आया है। वैसे प्रीवियस जो एम्स के पार्ट जो भी एग्ज़ाम्स होते थे उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे ऐसे, लेकिन ये जो UPRVUNL है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है कि जो नॉर्मल हार्ट है उसके अंदर जो पेसमेकर होते हैं, जो नेचुरल पेसमेकर है, जो नॉर्मल पेसमेकर होते हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट है परकिंजी फाइबर्स, नेक्स्ट है ऐसे नोड्स, नेक्स्ट है एवी बंडल, नेक्स्ट है एवी नोड। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऐसे नोड। हार्ट के जो पेसमेकर वो क्या है, ऐसे नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है, आपको पूछा गया है कि फर्स्ट एड क्या है। फर्स्ट है कंप्लीटिंग ए प्राइमरी सर्जरी, नेक्स्ट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, नेक्स्ट ट्रीटिंग ए विक्टिम फॉर शॉक, नेक्स्ट असेसिंग ए विक्टिम्स वाइटल साइन। यानी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको जो सही आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सेकंड, द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। आपके पास भी कोई भी पर्सन आया जिसका एक्सीडेंट, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है और उसका आप क्या कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। यहाँ पे प्राइमरी सर्जरी फर्स्ट एड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और जो विक्टिम शॉक है, जो शॉक के अंदर चला गया उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो प्राइमरी एड नहीं है, फर्स्ट एड नहीं है। यहाँ पे असेसिंग वाइटल साइन असेस करना भी फर्स्ट एड नहीं है। फर्स्ट एड कहलाता है इमरजेंसी के अंदर जो काम करते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन की एक्सीडेंट हुआ है और आपने आते ही ड्रेसिंग वगैरह कर दी, आपने बैंडेज वगैरह लगा दी, तो वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है ना। तो ये होता है फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्ट्रेशन इन द शेप ऑफ फिटल हेड वाइल कमिंग थ्रू आउट द रेसिस्टेंस बर्थ पासेज ड्यूरिंग लेबर इज टर्म्ड एज। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो फिटल हेड की जो शेप है उसमें अल्ट्रेशन होना, यानी कि चेंजेज होना। कब हो रहा है वो चेंजेज, जब उस बेबी की डिलीवरी हो रही है, लेबर के दौरान जब वो बर्थ कैनाल से पास आउट हो रहा है, तो उस दौरान जो उसका फिटल हेड है उसमें जो थोड़े बहुत अल्ट्रेशंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहा जाता है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट कैप्यूट सक्सीडेंट, नेक्स्ट मोल्डिंग। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, मोल्डिंग। क्या कहते हैं उसे, मोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योर पेशेंट सेज दैट ही यूरिनेट्स एट नाइट एंड इट इज अफेक्टिंग हिज डे टाइम अल्टरनेस, हाउ वुड यू डॉक्यूमेंट दिस एज।
देखिए आपका पेशेंट आपके पास, आपका पेशेंट होगा तो आपके पास ही होगा, दूसरे के किसी के पास तो जा ही नहीं सकता ना। तो आपका जो पेशेंट है वो आपको बोल रहा है कि नाइट में मेरे को यूरिनेट करने की प्रॉब्लम है, और साथ में अफेक्टिंग हिज डे टाइम अलर्टनेस, और डे टाइम में भी मैं जो है अलर्ट नहीं रह पाता हूँ, और जो नाइट में तो यूरिनेशन की प्रॉब्लम है ही, साथ में जो डे टाइम होता है उसमें भी मैं अपने आप को अलर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आगे, हाउ वुड यू डॉक्यूमेंट दिस एज, ये जो आपको कंप्लेन पेशेंट बता रहा है तो इससे आप क्या कहेंगे, किस में आप डॉक्यूमेंट करेंगे। फर्स्ट डिस्यूरिया, नेक्स्ट नॉक्चूरिया, नेक्स्ट पॉलीयूरिया, नेक्स्ट ओलिग्यूरिया। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड नॉक्चूरिया। डिस्यूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन तो हो रहा है लेकिन उसमें साथ में पेन भी हो रहा है। पोलीयूरिया मतलब यूरिनेशन का बहुत ज़्यादा होना, है ना, इंक्रीज यूरिनेशन। ओलिग्यूरिया मतलब डिक्रीज यूरिनेशन। तो चारों टर्म मैंने आपको बता दी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम डेवलप्ड बाई ए। देखिए फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो प्रोग्राम सेट किए जाते हैं वो किससे डेवलप होते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट सिस्टम एनालिस्ट, नेक्स्ट प्रोग्रामर, नेक्स्ट डिजाइनर, नेक्स्ट नेटवर्कर। यहाँ पे जो आपको आंसर करना है आपको ऑप्शन सेकंड प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर होते हैं वो प्रोग्राम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कूपर सेल्स आर प्रेजेंट इन द, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। कूपर सेल्स, जो कूपर सेल्स वो कहाँ पे होती है, फर्स्ट है यहाँ पे ब्रेन, नेक्स्ट बोन्स, नेक्स्ट लंग्स, नेक्स्ट है लीवर। यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, लीवर के अंदर होती है कूपर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज आल्सो नॉन एज एसिड फास्ट स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन जिसकी मैं बात कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया। नहीं, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था MPCHO में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स में भी पूछा गया है, और बड़ी बड़ी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसिड फास्ट स्टेन को और किस नाम से जाना जाता है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अल्बर्ट स्टेन, नेक्स्ट है पोस्चर स्टेन, नेक्स्ट है लिस्चर स्टेन, नेक्स्ट है जेल निसल स्टेन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, जेल निल्सन स्टेनिंग। जेल निसल स्टेनिंग को ही कहा जाता है एसिड फास्ट स्टेनिंग। और जो एसिड फास्ट बेसिलस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उन दो बैक्टीरियाज़ के नाम जो एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर एसिड फास्ट बेसिलस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of what is the most important aspect of management of burn injury in first 24 hours। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कौन सा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट करेंगे या कौन सा आप इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट करेंगे, कोई भी पर्सन है जिसको बर्न इंजरी हुई है, बर्न इंजरी होने के बाद 24 घंटे के अंदर आप कौन सा ट्रीटमेंट या कौन सा मैनेजमेंट आप करेंगे। फर्स्ट है ड्रेसिंग, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट है फ्लूइड रिससिटेशन, नेक्स्ट है एस्टिरियोटॉमी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, फ्लूइड रिससिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब भी किसी पर्सन की बर्न इंजरी होती है तो फर्स्ट जो 24 आवर्स होते हैं, ना ड्रेसिंग करने की ज़रूरत है, ना एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है, ना एस्टिरियोटॉमी करने की ज़रूरत है। आपको जो ज़रूरत है, जो मैनेजमेंट उस पेशेंट का करना है वो क्या करना है, फ्लूइड रिससिटेशन। जो फ्लूइड इम्बेलेंस हुआ उसको मेंटेनेंस में लाना है पहले, उसके बाद जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे आप ड्रेसिंग कर सकते हो, जहाँ ज़रूरत पड़ी कि एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करनी है तो वो उसके बाद ही आपको करनी है, पहले कुछ भी नहीं करनी है। पहले फ्लूइड रिससिटेशन, फ्लूइड का मेंटेनेंस आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ई मूवेबल जॉइंट्स इज कॉल्ड। जो ई मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो हिलते डुलते बिल्कुल भी नहीं है, उन जॉइंट्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट डिसआर्थरोसिस, नेक्स्ट है पॉलीआर्थराइटिस, नेक्स्ट है एम्फिआर्थरोसिस, नेक्स्ट है सिनआर्थरोसिस। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ सिनआर्थरोसिस। वो जॉइंट्स जो कभी भी मूवेबल नहीं होते हैं, मतलब कभी भी वो हिलते डुलते नहीं है, उन्हें कहते हैं सिनआर्थरोसिस। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। आपको पूछा गया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। ऑप्शन में आपको दिए गए फर्स्ट सेरिब्रम, नेक्स्ट मिड ब्रेन, नेक्स्ट सेरिबेलम, नेक्स्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है सेरिब्रम। सेरिब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 4 एज स्किजोफ्रेनिया आर। जो आपने सिम्टम्स पढ़े होंगे स्किजोफ्रेनिया की, उसके अंदर आपने 4 एब्यूलर पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन एम्स में 3-4 बार पूछा जा चुका है,
फ्यूचर में पूछा जा सकता है। नोट सेट 2021 में ESIC DSS में इनमें भी पूछा जा सकता है। तो जो फोरएब्युलर आपने एक थ्योरी पढ़ी है या फिर सिम्टम्स जो आपने पढ़े हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, तो उन 4A का मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट है एंजाइटी, एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म एंड अफेक्ट डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है एमनेजिया, एंजाइटी, ऑटिज्म एंड अफेक्ट डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है ऑटिज्म अफेक्ट कन्वर्जेंस, एंजाइटी एंड एमनेशिया। नेक्स्ट ऑटिज्म एम्बिवेलेंस अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन आपको सही करना है, ऑटिज्म एम्बिवेलेंस अफेक्ट डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस। ये क्या है 4A का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.45% सेलाइन इज ए या एन। फिर से देखिए इज ए या एन वाला क्वेश्चन है कि जो 45% सेलाइन होता है वो कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सी टाइप का सॉल्यूशन है। फर्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट सेमी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपको बोला जाता है कि 0.9% सेलाइन है, क्या है 0.9% सेलाइन, तो फिर आपका आंसर होता है यहाँ पे आइसोटोनिक। क्या होता है आइसोटोनिक, लेकिन इसका भी हाफ हो गया है, 0.45 हो गया है, तो ये क्या हो गया है फिर अब हाइपोटोनिक। क्या हो गया हाइपोटोनिक। अगर यहीं पे आपको बोल दे कि 0.9% NS है जिसको डेक्सट्रोज D5 के अंदर आपको मिलाना है, यानी मिला दिया गया है, उसको मिक्स कर दिया गया है, तो अब ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, तो फिर आपको आंसर में क्या करना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर। केमिकली द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये शायद मतलब CNCI के पेपर में क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, लेकिन बच्चों ने बताया जरूर था कि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन CNCI के एग्जाम में नहीं पूछा गया था। आपको यहाँ पे POP का क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए जो POP है वो मोस्ट कॉमनली किस में यूज लिया जाता है, फ्रैक्चर के अंदर। जब भी किसी पर्सन में फ्रैक्चर होता है तो उसमें POP का लेप ऊपर कर दिया जाता है ताकि वो अपने पैर या हाथ को हिला नहीं सके, यानी इमोबिलाइजेशन करने के लिए POP लगाया जाता है। आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो POP है उसको केमिकली, इसका केमिकल नेम क्या है, या इसके अंदर केमिकली क्या क्या होता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, नेक्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको आंसर करना है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन फर्स्ट। जो POP है उसके अंदर होता है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A patient use newly formed words whose explanation cannot be understand. The patient is suffering from. देखिए एक पेशेंट है, ये साइकेट्री का क्वेश्चन है। पेशेंट है जो नए नए जो वर्ड्स है वो मतलब जनरेट कर रहा है, उसको मतलब ना तो खुद को पता है ना किसी दूसरे को पता है, वो तो आए जैसे बोले जा रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड्स ला रहा है जो आपने कभी ज़िंदगी में सुने ही नहीं है, उनके ना तो कोई मीनिंग है, ना ही उससे पेशेंट को पता है, ना ही आपको पता है। आगे पूछा है द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, तो ये इस प्रकार के अगर वर्ड्स वो पेशेंट ला रहा है तो वो कौन सी डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट नियोलॉजिज्म, नेक्स्ट डिल्यूजन, नेक्स्ट हेलुसिनेशन, नेक्स्ट एमनेशिया। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था नियोलॉजिज्म। बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल ये आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने निम्नलिखित में से क्या डिस्कवर नहीं किया है, किसकी खोज नहीं किया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, नेक्स्ट टेक्निक ऑफ पास्चुराइजेशन, नेक्स्ट रेबीज वैक्सीन, नेक्स्ट सुपुरेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन है फोर्थ, सुपुरेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस की खोज लुईस पास्चर ने नहीं की है। बाकी जो तीन आपको ऑप्शन दिए गए तीनों ही डिस्कवर किए लुईस पास्चर ने। याद रख लेना, इनमें से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला। टेक्निक ऑफ पास्चुराइजेशन आज आर डिस्कवर्ड बाय, तो आपको वहाँ पे आंसर करना था लुईस पास्चर। आपको पूछा जा सकता है प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन आज डिस्कवर्ड बाय, तो आपको आंसर करना है लुईस पास्चर। अगर आपको पूछे कि रेबीज वैक्सीन किसने डिस्कवर की है, तो लुईस पास्चर, ये आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्जाइमर डिजीज या फिर अल्जाइमर डिमेंशिया इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन। जो अल्जाइमर डिमेंशिया है वो मोस्टली किन लोगों को अफेक्ट करता है, कौन से लोगों के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट ओल्डर चिल्ड्रन, नेक्स्ट ओल्डर एडल्ट, नेक्स्ट एडल्ट फीमेल, नेक्स्ट यंग चिल्ड्रन। आपको यहाँ पे आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, ओल्डर एडल्ट्स। जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर अल्जाइमर डिमेंशिया मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंजरी टू द फ्रेनिक नर्व कॉज। देखिए अगर इंजरी हो जाए फ्रेनिक नर्व के अंदर तो क्या कोज करेगी। ऑप्शन में फर्स्ट टेकिकार्डिया, नेक्स्ट है हाइपरथर्मिया, नेक्स्ट है कार्डिक अरेथमिया, नेक्स्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो अगर आपको ये पता है कि फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करती है तो आपको आंसर भी पता होगा
लेकिन जिनको यही नहीं पता कि फ्रेनिक नर्व होती क्या है, कहाँ सप्लाई करती है, तो उनको आंसर कैसे पता होगा। यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन 4, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जो फ्रेनिक नर्व होती है वो डायफ्राम को क्या करती है, सप्लाई करती है। ध्यान रखना, डायफ्राम को सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व। अगर इसमें इंजरी हो जाती है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, यानी सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत ज़रूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ। जो डिल्यूजन है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है। फर्स्ट है इमोशन, नेक्स्ट परसेप्शन, नेक्स्ट है ईगो, नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, परसेप्शन। डिल्यूजन एक प्रकार का परसेप्चुअल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी कोएगुलेंट। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी कोएगुलेंट का एग्जाम्पल है। फर्स्ट है सीरोटोनिन, नेक्स्ट है इंसुलिन, नेक्स्ट पेप्सिन, नेक्स्ट है हिपेरिन। यहाँ पे सीधा सीधा जवाब आपको दिया गया है हिपेरिन। क्या है ये, एंटी कोएगुलेंट है। हिपेरिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट। इसके एंटीडोट मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बताई थी, प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट याद करना, एंटीडोट हिपेरिन की प्रोटामाइन सल्फेट, वारफेरिन की विटामिन के, दोनों मैंने आपको बताई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। ये देखिए, टू ए 5 month old इन्फेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार आप सुन रहे हैं कि वो व्हाट इज़ यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन, आप क्या एडमिनिस्टर करवाएंगे अगर आप किसी 5 महीने के बच्चे का टेस्ट कर रहे हैं। कौन सा टेस्ट, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, डेनवर तो साइंटिस्ट का नाम है ही, डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, बच्चे के डेवलपमेंट का स्क्रीनिंग टेस्ट आप कर रहे हैं। तो क्या आप एडमिनिस्टर करेंगे या फिर इसमें क्या चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है टू असेस द प्रीडिस्पोजिंग टू जेनेटिक एंड एलर्जिक इलनेस, नेक्स्ट टू असेस द इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, नेक्स्ट है टू असेस द सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, नेक्स्ट टू असेस द इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, टू असेस द सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ क्या कर रहा है वो 5 महीने का बच्चा, और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो किस टेस्ट से असेस करते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। DDST, डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर आर देयर बेस्ड ऑन कैपेसिटी एंड साइज। यहाँ पे कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कैपेसिटी और साइज के हिसाब से या इनके आधार पर। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 3 टाइप, नेक्स्ट 10 टाइप, नेक्स्ट 2 टाइप, नेक्स्ट 4 टाइप। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन 4 टाइप। यानी कैपेसिटी और साइज के अकॉर्डिंग या बेस्ड पे जो कंप्यूटर्स है उसकी कितने टाइप है, 4 टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेलुलर इम्यूनिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो किससे ड्राइव्ड होती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइट्स, नेक्स्ट प्लेटलेट, नेक्स्ट बोन मेरो ड्राइव्ड लिम्फोसाइट, नेक्स्ट आरबीसीज। तो प्लेटलेट और आरबीसीज का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना ही बोन मेरो का यहाँ पे कोई कनेक्शन है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट, थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइट्स, इनसे बनते सेलुलर इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेल्यूसिनेशन दैट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द ऑरा ऑफ एपिलेप्सी इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेल्यूसिनेशन तो आपको दे रखा है, साथ में देखिए हेल्यूसिनेशन किसी पर्सन को हो रखा है उसके अंदर हेल्यूसिनेशन तो प्रेजेंट है ही, साथ में जो हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट है वो एपिलेप्सी के दौरान होता है। ऑरा ऑफ एपिलेप्सी के दौरान जो हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं या कौन सा वो होता है ना। एपिलेप्सी, ऑरा ऑफ एपिलेप्सी, ये स्टेज है अलग से एपिलेप्सी की। इसके दौरान कौन सा हेल्यूसिनेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, नेक्स्ट विजुअल हेल्यूसिनेशन, नेक्स्ट है गेस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। अगर ऑरा ऑफ एपिलेप्सी किसी पर्सन को होता है तो उसमें कौन सा हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, यानी उसको भूत प्रेत की आवाज़ सुनाई देगी लेकिन होता कुछ भी नहीं है ना। इस प्रकार से जो होता है वो होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम कॉल्ड। देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कौन सी वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या कौन सा वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है जिसके अंदर हार्ट रेट एंड रिदम जो है वो अफेक्ट होती है, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट देखिए MI, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, नेक्स्ट इस्चेमिया, नेक्स्ट है एरिथमिया, नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, एरिथमिया, जिसके अंदर हार्ट रेट एंड रिदम दोनों ही अफेक्ट होती है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को कहते हैं एरिथमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचारी रोगों की रोकथाम में, फिर से हिंदी का क्वेश्चन है, संचारी रोगों की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम निम्न में से किसका परिणाम स्वरूप होता है।
फर्स्ट है बीमारी का इलाज, नेक्स्ट है सख्त अलगाव या पृथक्करण, नेक्स्ट है अति शीघ्र निदान या शीघ्र रोग निर्णय, नेक्स्ट है प्रतिरक्षण। देखिए जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस होती है उनके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कौन जिम्मेदार होता है, कौन सा वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बीमारी का इलाज, जो भी डिजीज़ हुई है उसका ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट है सख्त अलगाव, यानी आप बोल सकते हैं एक प्रकार से अभी जो चल रहा है क्या चल रहा है, कोरोना। और कोरोना में जो पेशेंट होते हैं, जो कोरोना से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको क्या करते हैं, आइसोलेशन, इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण को आइसोलेशन। नेक्स्ट शीघ्र निदान, यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षण, यानी इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आंसर आपको करना है ऑप्शन फोर्थ, इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा जो है आपकी वो सभी डिजीज कंडीशन से आपको बचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर द, ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये फ्यूचर में पूछा जा सकता है। यह जो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन वो क्या है, फर्स्ट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नेक्स्ट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, नेक्स्ट है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस दैट अकर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, नेक्स्ट है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना क्या कहलाता है, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है, फर्स्ट है सोचने की असमर्थता, नेक्स्ट है अल्पता क्षमता, नेक्स्ट है विश्वसनीयता, नेक्स्ट है सटीकता। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, सोचने की असमर्थता, ये एक सीमा है, यानी कि सोचने की असमर्थता को लेकर बाकी ये जो ऑप्शन सब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ ए ह्यूमन फिटस इज, जो ह्यूमन फिटस होता है उसका यूनिवर्सल एटीट्यूड कौन सा होता है। यूनिवर्सल एटीट्यूड का मतलब है ऑलमोस्ट जो भी बच्चे डिलीवर होते हैं वो उसी एटीट्यूड में रहते हैं या उसी एटीट्यूड में उनकी डिलीवरी होती है, यानी नॉर्मल डिलीवरी आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी उनकी होती है। फर्स्ट है हाई एक्सटेंडेड, नेक्स्ट फ्लेक्स, नेक्स्ट एक्सटेंडेड, नेक्स्ट है समटाइम्स एक्सटेंडेड एंड समटाइम्स फ्लेक्स्ड। यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, फ्लेक्सन एटीट्यूड होता है ह्यूमन फिटस का यूनिवर्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए मैच्योर प्लेसेंटा इज अबाउट, जो मैच्योर प्लेसेंटा होती है उसके अंदर कितना ब्लड होता है, यानी वॉल्यूड जो ब्लड है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है। फर्स्ट है 500 ml, नेक्स्ट है 1000 ml, नेक्स्ट है 150 ml, नेक्स्ट है 300 ml। यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट 500 ml। एक टाइम पे प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, 500 ग्राम। ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया, इसी पेपर में पूछा गया था और इसी पेपर में फिर से आपको क्वेश्चन पूछा कि प्लेसेंटा में कितना ब्लड होता है, तो आपको आंसर करना है 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन चेन्स आर, देखिए माइक्रोबायोलॉजी से फिर से क्वेश्चन पूछा है कि जो स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है स्टेफाइलोकोकस, नेक्स्ट है स्पायरोचीट्स, नेक्स्ट है स्टेप्टोकोकाई, नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकाई। यहाँ पे आपको आंसर करना है स्टेप्टोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई होता है स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि स्पेरिकल शेप में ये होता है। स्पायरोचीट को लेकर मैंने आपको और भी 2-3 बार मैं पहले भी क्वेश्चंस बता चुका हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो होते हैं। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस मैंने जो बताए हैं स्पायरोचीट्स को लेकर, वो आप प्रीवियस जो भी MCQs के पार्ट्स वगैरह बनाए उनमें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ विटामिन B12 इन इन्फेंट एज 6 months और लेस इज, 6 महीने या 6 महीने से कम उम्र का क्या है, बच्चा है, उसको विटामिन B12 की कितनी ज़रूरत डेली होती है। फर्स्ट है 2 mcg, नेक्स्ट 0.4 mcg, नेक्स्ट है 1 mcg, नेक्स्ट है 0.8 mcg। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड 0.4 mcg, यानी कि पूरा 1 मिली माइक्रोग्राम भी नहीं, 0.4 माइक्रोग्राम डेली विटामिन B12 की ज़रूरत होती है 6 महीने या 6 महीने से कम के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर लेरिंजेक्टमी ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड विया ट्रैकियोस्टोमी बिकॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स नॉरसेट के लिए, ESIC के लिए। आप 4 स्टार लगा लेना, 5 स्टार लगा लेना, मैं तो कहता हूँ आप याद ही कर लेना, स्टार को छोड़ देना। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, लेरिंजेक्टमी हो चुकी है उसके बाद जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है किसके थ्रू, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू। तो ये जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है वो क्यों दी जाती है ये आपको पूछा गया, इसका रीजन आपको पूछा है। फर्स्ट है द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, जो अपर, नेक्स्ट है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेड सक्शनिंग, नेक्स्ट द लोअर एयरवे हील्स
more quickly if humidified is utilized. next humidified oxygen contains more water. दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्ट्स टू द लोअर एयरवे. जो अपर एयरवे होता है वो लोअर एयरवे से लंबे समय तक कनेक्ट नहीं रह पाता है, इसलिए क्या करते हैं, लेरिंजेक्टमी के बाद में जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है वो कैसी की जाती है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस पार्ट का. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन सीवियर बर्न्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सिम्टम जो है वो सीवियर बर्न के अंदर नहीं देखने को मिलता है, बाकी सभी देखने को मिलते हैं. फर्स्ट हाइपोवोलेमिया, बिल्कुल होगा, अगर सीवियर बर्न हुआ है तो हाइपोवोलेमिया होगा. नेक्स्ट हाइपरथर्मिया, नेक्स्ट है सेप्सिस, नेक्स्ट ड्यूडिनल अल्सर. सेप्सिस भी पर्सन में होगा, ड्यूडिनल अल्सर भी पर्सन में होगा, हाइपोवोलेमिया भी होगा. अगर सीवियर बर्न वो पेशेंट हुआ है तो क्या नहीं होगा, वो क्या है, हाइपरथर्मिया. अगर सीवियर बर्न किसी भी पेशेंट में हुआ है तो उसमें हाइपरथर्मिया नहीं होगा, हाइपोथर्मिया हो सकता है, क्योंकि उसमें हाइपोवोलेमिया हो रहा है, यानी कि ब्लड की वॉल्यूम ऑलरेडी कम हो रही है, तो हाइपरथर्मिया होने के तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस पार्ट का. बाकी जो रिमेनिंग जो 60 क्वेश्चन रह गए हैं जिसमें जीके भी होगा और 30 क्वेश्चन होंगे आपके नर्सिंग के, तो आप उन्हें भी देखना ना भूले. क्वेश्चन में देखिए क्या है, फॉर द राइट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन द कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है किसी पर्सन का, तो आपको डॉक्टर भी पूछ सकते हैं वहाँ पे कि जो कैथेटर है वो कहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा. ये आपको पूछा जा सकता है कहाँ से इस कैथेटर को इंसर्ट करें ताकि ये राइट साइड के जो कार्डियक है, जो हार्ट है, राइट साइड हार्ट है, उसके अंदर तक पहुँच जाए. ऑप्शन में फर्स्ट है कैरोटिड वेन, नेक्स्ट रेडियल, नेक्स्ट अम्बिलिकल वेन, नेक्स्ट फीमोरल वेन. दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, फीमोरल वेन. जो फीमोरल वेन है वहाँ से कैथेटर को इंसर्ट करना पड़ेगा अगर राइट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन आपको करना है तो. दोस्तों ये थे हमारे रिमेनिंग जो 60 क्वेश्चन है वो, और जो रिमेनिंग हमारे जो 60 क्वेश्चन और बच गए हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे, और इनकी जो PDF इस पेपर की वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी. तो टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर लेना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स. क्या सर्च करना है, नर्सिंग चैलेंजर्स, और आपको चैनल और ग्रुप दोनों के अंदर ऐड हो जाना है. ग्रुप के अंदर डेली टेस्ट सीरीज होती है, उसका फ़ायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं. तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन, और जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन रह गए वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल ही जाएंगे. फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा. थैंक यू सो वेरी मच.